हेलो फ्रेंड, दिस इज नील मेहता एंड वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर। दोस्तों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर में। दोस्तों, लास्ट मैंने 10th की क्लास में वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियोस पुट किए थे। अब मैं लेके आया हूं चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर जो चैप्टर है हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और इससे संबंधित 3 ही प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है और इन तीनों में से ही आपके एक प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसको बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम सुनते ही हमको एक अजीब से नाम की फीलिंग होती है, यूक्लिड। ये यूक्लिड क्या है? तो दोस्तों, यूक्लिड क्या होता है आपको बताऊं मैं। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट है और उन्होंने ज्यामितीय गणित और अंक गणित में अपने विशेष योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं। उनमें से आज हम कुछ मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मेथड है क्या? सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था कि क्या बताया था, b/a = c, या इसको मैं इस तरीके से लिख दूं और जल्दी आपको समझ में आएगा। b में a का भाग देते हैं तो भागफल c आता है। बस इतनी सी चीज उन्होंने बताई थी, लेकिन सबसे शुरुआत में ये चीज भी बताना बहुत ही बड़ी बात थी दोस्तों। अब यहाँ ये चीज बताई थी, अगर b में हम a का भाग देते हैं तो भागफल c आता है। b यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे b भाज्य है, a भाजक है तथा c भागफल हो जाएगा। दोस्तों, अब इस जो नियम है, ये जो चीज उन्होंने प्रतिपादित की, इससे संबंधित हम क्या क्या चीज बता सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊं आपको इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक चीज हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सबसे पहली चीज प्लस और -1, +1 और -1 से किसी भी पूर्णांक संख्या को हम डिवाइड यानी भाजक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? +1 और -1 से किसी भी अशून्य पूर्णांक संख्या को हम भाग दे सकते हैं, उसके साथ भाग संक्रिया कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक आप नहीं समझोगे। तो जैसे मैं ले लूं 300 में 1 का डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 से ऐसा कोई नंबर है जो डिवाइड नहीं होता है? सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड चीज। फर्स्ट चीज तो हमने ये पढ़ ली, सेकंड चीज बता रहा हूं मैं जीरो के संबंध में। अब मैं ये बता रहा हूं कि आप किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका उत्तर अपरिभाषित आएगा, यानी वह एक सही प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यानी आप किसी भी संख्या को 0 से या किसी भी अशून्य पूर्णांक को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आंसर या तो इंफिनिटी या कह सकते हैं आंसर अपरिभाषित आएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं हम 1 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 0 से डिवाइड कर रहा हूं। अब 0 की टेबल बोलते हैं, टेबल भी तो बोलनी पड़ेगी। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 100 ज़ा 0, 0 1000 ज़ा 0, और जहां तक भी आप जाओगे टेबल बोलते जाओगे 0 ही आता जाएगा। कभी ऐसा होगा कि कोई भी आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? वो नहीं। क्या कितने भी 0 मिलकर के 1 की बराबरी कर सकते हैं? किसी भी पूर्णांक यानी इंटीजर की बराबरी कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। आप समझ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट चीज है, 2 नियम पढ़ लिए। एक +1 और -1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में नहीं दे सकते हैं, लेकिन 0 में, अब दूसरी चीज भी 0 से संबंधित ही बता रहा हूं, लेकिन 0 में हम किसी भी अशून्य पूर्णांक से डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? अब बोल रहा हूं मैं, यहां 0 है और यहां कोई भी अशून्य पूर्णांक हो सकता है, आप उससे डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आपका 0 ही आएगा, भले ही वो बात अलग है, लेकिन आप कर सकते हैं। ये एक भाग संक्रिया हो सकती है। अगली चीज बता रहा हूं, देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जहां a और b, मैं क्या कह रहा हूं? जहां a एंड b कोई पूर्णांक अशून्य पूर्णांक संख्याएं है, उस पर हम भाग संक्रिया को लागू कर सकते हैं। भाग संक्रिया ने भाग की विधि कर सकते हैं उसके साथ, कुल मिला के ये बोल रहा है। नेक्स्ट चीज है जो बताने जा रहा हूं, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आपके अगले क्वेश्चन हल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं। अगर बात की जाए A, B,
सी, क्यू, आर ऐसे कुछ हम पूर्णांक ले या कुछ प्रतीक ले, उनसे हम एक मेथड यानी एक गणितीय कथन का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं कर रहा हूं एक क्वेश्चन या 3 में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 1 जा 3 सॉरी 2 1 जा 2, तो यहां बच गया आपके 1, तो यहां 1 क्या है, और एक क्या है क्वोशिएंट यानी क्यू यानी भागफल, 3 क्या हो जाएगा, इसको यहां पे लेना है हमको, ए 2 को ले रहे हैं बी यानी भाजक भाज्य, ये हो गया। अब इससे मैं क्या कर पा रहा हूं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बीच में 3 है, मुझे फिर से ये चेक करना है, रीचेक करना है कि ये भाग मेरा सही हुआ है या नहीं। मैंने ये एग्जांपल लिया, आप कोई भी भाग लेके देख सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं 2 का गुणा कर रहा हूं ये भागफल से, यानी इन दोनों का गुणा करके जो आंसर आ रहा है उसमें क्या कर रहा हूं, शेषफल यानी आर को जोड़ रहा हूं। कुल मिला के मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने किया है बी का गुणा किया है इस क्यूब के साथ, प्लस उसमें मैंने क्या जोड़ दिया है, आर यानी रिमाइंडर जोड़ दिया है। तो दोस्तों मेरा उत्तर क्या आएगा, ए। ओके फ्रेंड्स, ए क्या क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ए भाज्य है, तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो चुकी है दोस्तों। इसको हम कहेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, कभी भी आपके जो शेषफल है वो इस यानी कि भाजक से ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा या 0 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है या 0 आ सकता है। कभी भी इससे यानी कि भाजक से बड़ा रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं आएगा। अगर आता है तो दोस्तों सीधा एक बार ज्यादा भागी तो चला जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर बात करूं, यहाँ पे मेरा भाजक 2 है और रिमाइंडर मेरा गलती से किसी कंडीशन में 3 बच जाता, पहली बात तो बचेगा ही नहीं, अगर बच जाता तो 2 1 जा 2 एक बार और डिवाइड ही हो जाता ना, तो फाइनल रिमाइंडर तो अभी भी बाकी रहा ना दोस्तों। तो ये चीज होती है। अब ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी भाजक से बड़ा रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं आ सकता। इसी बेस पे ये प्रश्नावली है और इसी बेस पे हमको इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। हाँ तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संख्या कौन सी होती है। दोस्तों पूर्णांक संख्याओं में कुछ नंबर्स यानी संख्याएं माइनस की होती है, कुछ प्लस की होती है। वो सारी संख्याएं जो प्लस की होती है उनको धनात्मक कहते हैं, सीधी सी बात। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, अब पूर्णांकों में धनात्मक और धनात्मकों में भी सम संख्याएं कौन सी होती है, 2 4 6 8, या सीधी सी इसकी परिभाषा कहूं तो ऐसी संख्याएं जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों वही बात बताने जा रहा है ये कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप होता है तथा प्रत्येक विषम, अब विषम पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा है। विषम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या 1 3, उसके बाद 7 5 9, या हम कहे कि ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं विषम संख्या है। या दूसरी चीज कहूं, प्रत्येक सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ देते हैं, ये ज्यादा सटीक परिभाषा होगी किसी भी विषम संख्याओं की। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी हम सम संख्याओं में 1 जोड़ देते हैं, यानी पहली सम संख्या 2 हो गई, उसमें 1 जोड़ दिया 3, विषम संख्या आ गई नहीं आ गई, कोई भी, जैसे 1000 ले लिया, 1000 क्या एक सम संख्या, उसमें 1 जोड़ दिया, 1001 हो गया, तो 1001 क्या हो गया, विषम संख्या। तो मैं जब भी किसी एक सम संख्या में 1 जोड़ देता हूं तो अगली विषम संख्या हमको मिल जाती है। ठीक है, या सम संख्या में विषम संख्या जोड़ देता हूं तो विषम संख्या मुझे प्राप्त हो जाती है। चलो ठीक है, ये अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विषम पूर्णांक संख्या 2q प्लस 1 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 10 बोर्ड में आते हैं और यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले हमने अभी एक इक्वेशन सीखी थी जिसके बारे में मैंने बताया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे कभी भी r b से बड़ा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहां मैं मान रहा हूं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक
a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारी चीज क्या हो जाएगी, यहां मैं नेक्स्ट चीज लिख रहा हूं, तो b बराबर कितना है यहां पे 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज b किसकी जगह है, 2 की जगह है उस इक्वेशन के हिसाब से, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r में b कितना हो जाएगा 2। तो हमको क्या पता चला, अब नेक्स्ट चीज जहां क्या हो जाएगा, 0 से तो बराबर या बड़ा हो सकता है r, लेकिन हमेशा छोटा होगा b से। तो हम कह सकते हैं अर्थात r बराबर या तो 0 होगा या क्या होगा 1 होगा। क्या 2 हो सकता है दोस्तों, r यानी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों b यानी कि जो आपके भाजक है वो 2 है और भाजक से बड़ा रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं होता है। तो या तो r बराबर 0 होगा या r बराबर 1 होगा। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाती है, अतः a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस या तो 0 होगा r बराबर, या हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1। ये चीज आपको आई होप समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर एक तो इक्वेशन ये बनी, एक ये बनी। अब 2q a इज इक्वल टू 2q, एक क्या हो जाएगा इसमें q एक पूर्णांक हो जाएगा। हम जानते हैं a इज इक्वल टू 2q में q एक पूर्णांक है, अतः a इज इक्वल टू 2q एक सम संख्या होगी। दोस्तों नहीं समझ में आए तो और एक तरीके से समझा देता हूं दोस्तों मैं। क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि जब भी हम किसी संख्या में 2 से गुणा करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, सम संख्या। जैसे मैं 2 से गुणा कर रहा हूं 3 का, 3 दूनी 6, 6 एक सम संख्या। मैं 2 से गुणा कर रहा हूं 5 का, 2 पंजे 10, 10 क्या आ गया एक सम संख्या। मैं गुणा कर रहा हूं 20 का, 2 से 20 दूनी 40 भी एक संख्या, मैं गुणा कर रहा हूं 41 का, 2 से 41 दूनी 82, ये भी एक सम संख्या हुई। तो q की जगह कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हुआ, कोई भी एक धनात्मक, भले ही वो कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसके साथ 2 का गुणा करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, एक सम संख्या ही तो आने वाली है। तो a का मान क्या हो गया, एक सम संख्या है। तो हमको यही बताना था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या 2q का रूप होती है। तो 2q का रूप हुई नहीं हुई दोस्तों, 2q प्लस 0। अब प्लस 0 लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, तो a बराबर 2q। तो 2q एक धनात्मक संख्या यानी कि एक सम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो चुकी है। अतः हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यही चीज थी जो हमको सॉल्व करनी थी दोस्तों। एक बार पुनः समझा देता हूं, मैंने क्या माना, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। अगर b बराबर 2 हो गया है तो हम जानते हैं कि b से तो रिमाइंडर ऑलवेज छोटा आने वाला है। रिमाइंडर यानी शेषफल तो क्या हो जाएगा, या तो हमेशा आपके शेषफल में 0 बचता है या 0 से कोई बड़ा बचता है, लेकिन जो भी 0 से बड़ा बचता है वो b से हमेशा छोटा होता है। b से तो r छोटा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं r यहाँ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता है। 2 हो जाएगा तो b के बराबर हो जाएगा, इस वजह से। ठीक है, अब
यहां क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 0, r का मान या तो 0 होगा या a बराबर 2q प्लस 1, ये दो ही स्थितियां तो उत्पन्न होगी। अब इन दो स्थितियों में क्या हो जाएगा, अब हम कह सकते हैं कि a बराबर 2q में q एक पूर्णांक है, अतः a बराबर 2q एक सम संख्या होगी। और हम ये भी जानते हैं किसी भी सम संख्या में हम एक जोड़ देते हैं तो विषम संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं a बराबर 2q में एक जोड़ रहे हैं तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का रूप होगा इति सिद्धम। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है इस प्रश्नावली के, और 10वीं का मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है तो इसको 2 से 3 वीडियो में मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो ये पहला वीडियो आपका दूसरे चैप्टर का था। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया वो सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने के एक सही तरीके से कोशिश करूंगा। थैंक यू सो